नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर, निशुल्क YouTube चैनल डॉक्टर कड़वालसम इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज है, उसके अंदर आपका 10th जो आपका पोर्शन है 10वां है, उसमें आपके कुछ सवाल बच्चों ने पहले पढ़ाए हुए, उन्हीं में से ही पूछ लिए। आपका जो 81 वाला आएगा आज का पहला है। बच्चे ने अपने नोटबुक के अंदर से एक फोटो खींच के हमें भेजी है, एज इट इज आपके समक्ष रख दी है। बच्चे ने ये कहा कि सर वैन वाला जो पार्ट आता है पास्ट टाइम में, वाइल वाला आता है आपका पास्ट टाइम में, तो ये जो आपने हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, यहां पर कुछ बता रखा, तो ये हमें समझाएं। तो वैन वाले में बेटा, पास्ट वाले में 3 कंडीशन आती हैं जब दोनों कार्य एक साथ पूरे हो जाए। क्या कह रहा हूं? जब दोनों एक्शन, दोनों एक कार्यों का जो समाप्ति का हिस्सा है, समाप्ति का जो भाग है, वो एक साथ ही वहां पर जनरेट होते हुए बताया जाए, एक साथ अकम्प्लिशमेंट बताया जाए, एक साथ फिनिश होना बताया जाए, तो दोनों साइड वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस काम में लिया जाता है। लेकिन एक काम पूरा हो गया पास्ट में और दूसरा काम आपका जारी था, तो जो काम पूरा हो गया उधर वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म आएगा, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और जो काम जारी था वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक इसी रूप में जहां पर तीसरी कंडीशन आती है, इसमें दोनों ही काम पूरे हो रखे होते हैं, तो आप कहेंगे पहली और तीसरी, ये तो दोनों कंडीशन सेम हो गई ना? नहीं, रीजन सुनना इसमें। यहां पर जो काम पहले खत्म हो गया वहां पर हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो काम बाद में खत्म हुआ वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ये बच्चे का सवाल यहां पर। अगला इन्होंने पूछा कि सर वाइल वाला बताओ, तो वाइल का मीनिंग वही जब या जबकि वाला है, टाइम वही पास्ट है, इसमें भी 3 कंडीशन है। बस यही याद रखना जो मैंने ऊपर बताया, अगर काम पूरा हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, काम जारी था तो वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इधर वाले पार्ट में सीखोगे काम पहले जारी है तो पहले वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और दूसरी साइड में बेटा आपका वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और दोनों साइड काम जारी है तो दोनों साइड ही क्या रहेगा? वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी रहेगा। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेना, चाहे वैन होता है या वाइल होता है, अगर काम जारी था वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम पहले पूरा हुआ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम बाद में पूरा हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये बच्चे का सवाल रहा आपका। अगले सवाल पे चलो। यहां पर थोड़ा सा हटकर सवाल पूछ लिया गया है कि द चैलेंज ऑफ एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट रेफर्स टू। क्या कहा कि एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा आपका वहां पर चैलेंज है जहां एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है चीजों को क्या करना बेटा आपका वहां पर अर्जन करना, अर्जित करना, जहां पर पुअर एनवायरमेंट है, मतलब माहौल थोड़ा कमजोर मिलता है। यहां पुअर का मतलब गरीब नहीं बल्कि अव्यवस्थित है या कमजोरी वाला माहौल है। रेफर्स टू, ये प्रासंगिक तौर पर प्रयुक्त हुआ बताया जाता है आपका, किसके लिए आएगा? लर्नर्स लर्निंग ऑफ लिटरेचर। ये बच्चे ने लिखा है, जैसा बच्चे ने डाला वैसा का वैसा आपके सामने है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। ऐसे अधिगम करता जो कि साहित्य को सीखते हैं, या पुअर स्टडी हैबिट, उनके अंदर कमजोर अध्ययन की आदत पड़ती है। पॉल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा में प्रदूषण हो जाता है, या लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम, कक्षा कक्ष है उसमें आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का अधिगम है, उसकी एक पाबंदी देखने को मिलती है। तो जब आपका एक्विजिशन या अर्जन चल रहा है, लर्निंग चल रहा है, अधिगम चल रहा है, तो उस वक्त अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? अब गौर करो, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। लर्नर्स लर्निंग ऑफ लिटरेचर, नहीं, ये कोई समस्या ही नहीं बनती आपका। पॉल्यूशन, ये कोई ऐसा थोड़ी नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आपका एयर पॉल्यूशन, कि ध्वनि प्रदूषण है कि वायु प्रदूषण है कि जल प्रदूषण, ऐसा कुछ यहां चलता नहीं है। अब बच्चे दो, पुअर स्टडी हैबिट और लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम। आपकी जो पढ़ने की आदत है वो कमजोर पड़ जाती है, बिल्कुल पड़ती है अगर एनवायरमेंट पुअर है। और दूसरा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग है वो क्लासरूम के अंदर क्या करती है? लिमिटेड मैनर में आ जाती है। तो यहां बच्चे ने जो सवाल पूछा है उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों किसमें काउंट होते हैं बेटा आपका? चैलेंज में। कई बार आप ऐसी पुस्तकें पढ़ लेते हैं जिसमें मोर देन वन आंसर आ जाता है, तो जब भी आपका बोर्ड के द्वारा सवाल पूछा जाता है या कमीशन के द्वारा सवाल पूछा जाता है तो उस वक्त ऐसे ऑप्शंस को फ्रेम नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं पहले और तीसरे केस में कोई लिंकेज नहीं, दूसरे और चौथे दोनों का लिंकेज वहां पर देखने को मिलता है। अगले सवाल पे आए। A variety of pleasing objects the eye। यहां पर बच्चे ने सवाल तो लिखा है, लेकिन सवाल लिखने के साथ में यहां पर एक चीज गौर करना, ये जो ब्लैंक स्पेस है
इसको हमें यहां देखना है कि कहां पर आपका पूछा जाएगा। तो आप गौर करो, यहां शुरू में दिया ए वैरायटी ऑफ, तो ये एक फ्रेज बना आपका ए वैरायटी ऑफ। इसके साथ में जो नाउन आता है, संज्ञा शब्द आता है, वो बेटा रहेगा आपका प्लूरल, बहुवचन रहेगा। और उसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी वापस कैसा रहेगा, वहां पर आपका प्लूरल मतलब बहुवचन ही रहेगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है कि सीधा सीधा तो अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आ ही नहीं सकता है आपका। ठीक है, अब इन दो में बचा, तो जो वर्ब खुद होता है, अकेला वर्ब है, वो खुद कैसा है आपका, प्लूरल या फिर बहुवचन है। लेकिन वर्ब के साथ में इंफ्लेक्शन एस जुड़ गया, तो ये बेटा वहां पर प्लूरल नहीं बल्कि क्या रहेगा आपका, सिंगुलर, मतलब एक वचन के रूप में काउंट होता है। तो ए वैरायटी ऑफ का पूरा ढांचा कैसा है, प्लूरल है। भले ही इसमें यहां पर ए दिया गया, इसके बावजूद भी ये कैसा रहेगा, प्लूरल सेंस में रहेगा। तो यहां क्या रखना चाहिए बताओ, आपका चार्म, ये आना चाहिए, इसमें चार्म्स के लिए जगह वहां पर नहीं बनेगी। ठीक, अगले सवाल पे आ जाएं, 84। सेलेक्ट द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस व्हिच हेल्प्स मोस्ट इन डेवलपिंग ए लर्नर्स क्रिटिकल फैकल्टीज। क्या कहा कि आपको वहां पर ऐसा स्तर चुनना है जो कि कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है बेटा विस्तृत विवेचांकन का, जहां पर आपका अनसीन या सीन, अपठित या पठित, जो पैसेज है, गद्यांश है या फिर पोइट्री का एक्सट्रैक्ट है, पद्यांश, उसको शामिल किया जाता है और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके लेवल को अपन को सेलेक्ट करना पड़े जो मदद करे, किसमें मदद करे, एक लर्नर या अधिगम करता है, उसके जो क्रिटिकल आपकी फैकल्टीज होती हैं, मतलब समालोचनात्मक जो आपका भाग होता है, संकाय होता है, उसको विकसित करने में कौन सा लेवल वहां पर रहना चाहिए। मतलब जो किसकी बात करे, आपका पक्ष विपक्ष की भी बात करे, तर्क वितर्क की बात करे, कुतर्क को बाहर करे, आपका वहां पर आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच वहां पर रख सके, तो कौन सा लेवल है जो क्रिटिकल फैकल्टीज को बताता है। तो एक को पढ़ना यहां पर, पहला है रिकॉग्नाइजेशनल लेवल, मतलब केवल पहचान का स्तर। पहचान में आप क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन तो कर लेंगे लेकिन क्रिटिकल नेचर नहीं आएगा। दूसरा लिटरल लेवल, लिटरल लेवल का मतलब होता है अक्षरशः जैसा है वैसा ही, तो ये तो केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रहेगा, जो दिया गया, जो प्रेजेंट किया गया वहीं तक सीमित है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर बचा डायस फंक्शनल लेवल, जो हमें दो प्रकार के स्तर देता है। तो दो प्रकार के कैसे भी हो सकते हैं आपका, उसमें क्रिटिकल नेचर आए जरूरी नहीं है। क्रिटिकल नेचर यहां मिलेगा जहां पर चीजों में इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है। इंटरप्रिटेटिव नेचर आपका मतलब उत्प्रेक्षित भाव है, जिसमें व्याख्या का भाग शामिल किया जाता है, और साथ में इन्फेरेंशियल अर्थात आपका निष्कर्ष का स्तर आता। तो जहां कॉम्प्रिहेंशन आएगा वहां पर इन्फेरेंस जरूर निकलेगा, मतलब आपका वहां पर निष्कर्ष का भाग जरूर आएगा। आपका जो फैलेसीज का क्वेश्चन आता है उसके साथ में एक टॉपिक जुड़ता है इन्फेरेंस, तो इन्फेरेंस किसका निकाला जाता है, कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज या पोइट्री का ही वहां पर निकाला जाता है। तो यहां बेटा क्रिटिकल जो फैकल्टीज हैं ये दो वहां पर आपका मेंशन की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 वाला बच्चे ने पूछा, सर डिफरेंस बिटवीन आयरनी एंड सटायर, हमें यह बताइए कि आपके पास में दो लिटरेरी टर्म या फिर आपका फिगर ऑफ स्पीच है, एक का नाम बताओ क्या है आपका वहां पर आयरनी, ठीक, और दूसरे का नाम क्या है आपका वहां पर सटायर। दोनों को अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा हो, लेकिन जो यूज है वो दोनों का यूज वहां पर एक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बेटा कैसे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस है। मैं फिर लिख देता हूं आपका यहां पर इस चीज के लिए, ये दोनों के दोनों लिटरेरी डिवाइसेस हैं या फिर पोइटिक डिवाइसेस हैं या फिर पोइटिक टेक्निक है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स है आपका, लिटरेरी कैडर है आपका, लिटरेरी टेक्निक्स है, ऐसे अलग अलग नाम वहां पर दिए जा सकते हैं। अपने आप में एक चीज ये ध्यान रखना कि इनका अर्थ है ना, अर्थ उतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि अर्थ मिलता जुलता सा आता है। आयरनी का मतलब होता है व्यंग्योक्ति, सटायर का मतलब होता है कटाक्ष है, जो तीखा प्रहार है वो किस में चला जाएगा, आपका सटायर में चला जाएगा। क्लियर, तो अब ये जो आयरनी और सटायर वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इसमें पहले आयरनी की बात अपन कर लेते हैं। आयरनी कैसा है आपका वहां पर कि अपने पास में ये रिटोरिकल डिवाइस है। बच्चा अगर ग्रेड 2 में इसका जवाब देना चाहता है तो ये जो आयरनी है ये किसमें चला जाएगा बताओ आपका वहां पर, रिटोरिकल डिवाइस में। रिटोरिकल डिवाइस कौन सा होता है, जो अपने आप में अपना आंसर है वो आपको दे सकता है। जब इसमें मीनिंग कन्वे किया जाता है तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है, अपोजिट टू व्हाट इज कन्वेड, ये लिख रहा हूं, अपोजिट टू व्हाट इज कन्वेड, उस चीज के ठीक विपरीत है जो वहां पर आपका प्रेषित किया जाता है, जो आपका इंडिकेट किया जाता है। अगला जो कह रहा है स्टेटमेंट में
उसके ठीक विपरीत उसका मीनिंग आपको निकालने को मिलता है, वो चला जाता आयनी में। आपकी भाषा में क्या हो जाएगा वहां पर, आयरनी। मतलब लिटरल मीनिंग के, ये जो है ना व्हाट इज कन्वेड, तो कन्वेड का मतलब है जो आपका लिटरल मीनिंग है, अक्षर से जो कहा गया वो बिल्कुल अलग है, और जहां पर प्रेषित किया गया उसका मीनिंग वहां पर टोटली क्या है, अलग है। एक चीज ये ध्यान रखना, ये आयनी है, इसके क्या बढ़ते हैं, आपके टाइप भी होते हैं वहां पर, एक से ज्यादा टाइप्स इसके वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप आप देखते हैं उसे वर्बल कहते हैं, दूसरा होता है वो सिचुएशनल होता है, तीसरा होता है वो आपका ड्रामेटिक। काफी मैं नंबरिंग कर दूं इसकी, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अपन एक चीज ये देख सकते हैं, वर्बल है आपका, ठीक है। एक इसमें ये देख सकते हैं कौन सा, ड्रामेटिक है आपका वहां पर। एक इसमें कौन सा हो सकता है, सिचुएशनल हो सकता है। ये सारे वन बाय वन आपको वहां पर पता होने चाहिए। इनका मतलब आपका नाम कम से कम पता हो आपको, तो आप आगे चलकर इस पे थोड़ी बहुत और कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी बहुत और डेटा है उनको वहां पर लेकर आ सकते हैं। तो इसमें वर्बल कह सकते हैं, सिचुएशनल कह सकते हैं, आपका ड्रामेटिक आयनी है। इस प्रकार से नाम आपका बांटा जा सकता है। कि सटायर क्या होता है, आपका एक ऐसा पार्ट आता है जहां पर आपके पास में आयनी भी शामिल होता है, एक्सेजरेशन भी शामिल होता है। मतलब सटायर के अंदर भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, आयनी देखने को मिल सकता है। तो एक ब्लेंड है, ब्लेंड बोले तो बेटा एक मिश्रण है आपका, ठीक। और ये मिश्रण किस किस का है वो सुनना। सबसे बड़ी चीज कि अगले का हम रिडिक्यूल करते हैं, रिडिक्यूल का मतलब मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। किसी का हम मजाक उड़ाते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा हास्य रस मिल जाए, सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, लेकिन हमें आनंद आ रहा है, तो हमारे लिए वो ह्यूमर हो गया, सामने वाले के लिए वो क्या हो गया, मॉक का पार्ट हो गया, रिडिक्यूल का पार्ट हो गया। रिडिक्यूल ना कहें तो इसे आप मॉक या मॉकिंग का नाम भी वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज इसमें ये देखना कि ये जो मॉक या मॉकिंग आप जिसके प्रति कर रहे हो ना, उसके लिए आपका इसमें आयनी का होना शामिल है। मतलब उसमें व्यंग्योक्ति का भाव भी आना चाहिए, और कुछ चीजें इसमें क्या कर दी जाती हैं, एक्सेजरेट कर दी जाती हैं, बढ़ा चढ़ाकर आपका वहां पर कह दी जाती हैं। और ये चीजें इनडायरेक्टली थोड़ी कम होती हैं और डायरेक्टली थोड़ी सी क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। मतलब तीखे प्रहार या तीक्ष्ण अंदाज के ऊपर अगले की सीधी सीधी आलोचना वहां पर आपका की जाती। इसमें ये जो आपका सटायर है किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी आपकी संस्था विशेष के लिए हो सकता है, किसी समूह विशेष के लिए हो सकता है। और यहां पर उनकी एक जो कमी विशेष होती है, उनकी जो डिमेरिट होती है, उनका जो फुलिशनेस आता है, उनकी स्टुपिडिटी आती है, ठीक, उस पर प्रहार किया जाता है। उसकी कमी के ऊपर, डेफिशिएंसी के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर, उसकी डिमेरिट के ऊपर, उसकी वहां मोरलनेस के ऊपर, उसकी फुलिशनेस के ऊपर प्रहार वहां पर किया जाता है। एक्चुअल में जो सटायर है वो दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जुवेनाइल के तौर पर आता है, हॉरेशियन के तौर पर आता है। एक बार फिर इन वर्ड्स को बोल देता हूं। एक वर्ड मेरे पास में बोला मैंने हॉरेशियन वाला, और दूसरा वर्ड बोला आपका जुवेनालियन वाला। तो यहां पर ये सटायर के टाइप भी आप लेना चाहें, बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा, इतना डीप आपको जाना नहीं है। जब बात चल गई है तो आपके समक्ष में बोल पा रहा हूं। आपका जुवेनालियन ये पहला पार्ट आपका, दूसरा जो इसमें आप रखते हैं उसे क्या कह देंगे वहां पर, हॉरेशियन। बच्चे ने पूछा तो इतना डीप में चला गया, हालांकि आपको नहीं जाना बेटा, आपको ऊपर ऊपर से यहां तक आपका देखना, ताकि अपना क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है, पर्सन है, ग्रुप है आपका, कोई आपका कास्ट है, कोई क्रीड है, कोई रिलीजियन है आपका, उसकी फुलिशनेस, उसकी स्टुपिडिटी, उसकी नेगेटिविटी, उसकी डिमेरिट है, उसका वहां पर कोई डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, उसके ऊपर आपका टारगेटेड अप्रोच में किया जाने वाला जो व्यंग होता है उसे क्या कहा जाता है, सटायर। सटायर नहीं बल्कि सटायर। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट आर द प्रोडक्ट मेथड एंड प्रोसेस मेथड। ये बच्चे ने जो सवाल हमें भेजा है एज इट इज यहां पर आपका टाइप करके आपके सामने रख दिया गया कि यहां बच्चे ने दो मेथड्स के नाम लिखे हैं। पहले वाला जो नाम दिया उससे बच्चे ने बोला आपका प्रोडक्ट मेथड, दूसरे वाले को उसने क्या बोला आपका प्रोसेस मेथड। तो बेटा कहीं ना कहीं आपने जो मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ाओ, इवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ाओ, जैसे आपका आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है आपका, फिर आपकी एग्जामिनेशन जिसमें अपन परीक्षा की बात वहां पर करते हैं, और आपके इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, योगात्मक क्या है, रचनात्मक क्या है आपका वहां पर। इस प्रकार के मूल्यांकित अवस्था के अंदर दो चीजें आपको देखनी है। जब बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होकर गुजरना हो रहा है, तो उस वक्त वो क्या कर रहा है, प्रोसेस चला रहा है,
ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद में वो पास है कि फेल है, वो सेकंड डिवीजन का है कि फर्स्ट का है, डिस्टिंक्शन मार्क्स का है कि आपका वहां पर, तो उसमें वो बच्चा अब जो करना था कर चुका है, जो उसे अचीवमेंट लेना था, उपलब्धि लेनी थी, जो उसे हासिल करना था, अर्जित करना है, वो कर चुका है वहां पर। तो वो उस वक्त एक प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मेरे हाथ में क्या है, आपका एक पेन है। अब ये पेन प्रोसेस में नहीं है, ये पेन क्या है, एक प्रोडक्ट है। ये जो सांचे में डलना था, जो इसका फंक्शन लेना था, जिस तरीके से इसे तैयार करना था, किया जा चुका है। ठीक, अब इसमें अमेंडमेंट करना संभव नहीं है। लेकिन जब इसे बनाया जा रहा था तो इन बिटवीन इसमें चेंजेस किए जा सकते थे, इसके साइज को लेकर, इसके वहां पर अंदर की जो आपके अलग अलग फीचर्स है उनको लेकर आपका, ठीक है, इसकी क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं आगे पीछे किया जा सकता था। तो इन प्रोसेस क्या होता है कि बच्चे के लिए वहां पर लर्निंग प्रोसेस में कोई ना कोई चेंजेस रखे जा सकते हैं, जो मेनली कहां आते हैं बेटा, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आते हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन चुका होता है, उसके बाद उसका खाली रिजल्ट देखा जा सकता है, उसका अचीवमेंट देखा जा सकता है, लेकिन उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की जो पद्धतियां हैं, मूल्यांकन की जो विधियां हैं, उन पर भी एक नजर वहां पर डाल लेनी चाहिए। अगला सवाल लो बच्चे का। बच्चे ने भेजा कि नमन pondered that राज हैड मज्ड द साइकिल। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एक से ज्यादा तरीके से हो तो वो भी बताना सर, और उनका आप प्लीज हिंदी में भी ट्रांसलेशन बता देना। ये बच्चे ने हमें लिखकर भेजा है। तो बेटा यहां गौर करना, नमन pondered है, pondered का मतलब होता है कंटम्पलेटेड, विचार किया, चिंतन मनन किया। ये मेरे पास पहला पार्ट है। तो पहले तो इसी की पैसिव बना सकते हैं अपन, दैट के बाद आगे वाला अलग रह जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अपन इट को, फिर वर्ब का सेकंड है तो वोज या वर में जाएगा, क्या बनेगा, इट वॉज, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बेटा क्या बन जाएगा, आपका pondered बन जाएगा। तो क्या रहा यहां पर बताओ, देखिए इट वॉज pondered, उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई, और फिर यहां पर आप मेंशन कर देंगे कौन सा, नमन वाला। चाहे तो आप बाई नमन को छोड़ सकते हैं, और फिर दैट के बाद में एज इट इज। मीनिंग क्या निकला, यह नमन के द्वारा चिंतन मनन किया गया कि राज ने वहां पर जो चक्र है उसको मिक्स कर दिया। मतलब आपने कुछ एक अच्छा ग्राफिक बनाया होगा, अच्छा वहां पर कोई डायग्राम बनाया होगा, लेकिन उसे बिल्कुल मिक्स में होच-पोच करने वाला, घोंच-मोच करने वाला काम वहां पर कर दिया गया। दूसरा तरीका, हम किससे पैसिव बनाएं, यहां वाले पार्ट से बनाएं, पहले वाले को नहीं छेड़े आपका। अगर यहां से पैसिव बनाते हैं तो राज मेरे पास में सब्जेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में क्या मिल रहा है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड मिल रहा है, और साथ में ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है आपका, द साइकिल आ रहा है। तो यहां पर सेंटेंस क्या बन जाएगा बेटा, द साइकिल, उसके बाद में यहां पर हैड, पार्टिकल ले लेंगे कौन सा, बीन, फिर इसके बाद में ये कंडीशन आएगी कौन सा, मस्ट, ठीक है, और बाद में बाई के साथ में आप राज लिख दीजिए। आप यहां चाहें तो क्या कर सकते हैं, बताओ, आपका बाई राज को यहां से ऑमिट कर सकते हैं, ठीक है, इसे अनइंपोर्टेंट मानते हुए हटा सकते हैं। और फिर तीसरा दोनों का मिक्स करके बनेगा, जिसमें राज को ही आप यहां पर क्या लेकर चलेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां से आ गया तो वर्ब आपका कहां से आना चाहिए, पहले वाले से, ठीक। तो यहां वॉज या वर में से क्या लेंगे, वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे, वो कौन सा आ जाएगा बेटा आपका, वहां पर pondered वाला आएगा। क्लियर। फिर अगली बात यहां पर गौर करना, ये जो बाई नमन लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें लिखना पड़े तो मैं यहां ब्रैकेट में डाल रहा हूं, वो आपकी मर्जी होती है, पेपर सेटर ऑप्शन में किस हिसाब से पूछता है, ये डिपेंड इस पर करेगा देता या नहीं देता। एक ही चीज होगी, दोनों नहीं होंगी। फिर यहां पर दैट दोनों को जोड़ने के लिए था, दोनों को मिक्स कर दिया, तो दैट की आवश्यकता है नहीं, हैड की जगह इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। वो रिप्लेस होगा वहां पर आपका टू हैव से, क्योंकि हैड बना किससे है, हैव से बना है, और आगे वाला पार्ट आप इसमें लेकर चलेंगे, वो रहेगा आपका मस्ड द साइकिल। इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। राज वॉज pondered टू हैव मस्ड द साइकिल। राज को इस चिंतन मनन के लिए जाना गया कि वो साइकिल को क्या कर दे, आपका मज वहां पर कर दे। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 88, डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग एंड स्किमिंग। ये बेटा बहुत बहुत ज्यादा बार आपके सामने रखा है। स्कैन आपने काफी बार सुना होगा कि ये मैटर क्या करना है, स्कैन करना है, ये फाइल क्या करनी है आपकी, वहां पर स्कैन करनी है। और लेकिन स्कीम है, स्कीम आपने वहां पर लगभग में नहीं सुना। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दोनों एक ही देखने में लगते हैं क्या, नहीं, दोनों अलग अलग हैं आपका। वहां पर स्कैनिंग और स्कीमिंग में क्या होता है, एक तो सतही और डेप्थ है, वो वाला अंतर होता है, और दूसरा बेटा इसमें गति का अंतर वहां पर हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल में स्कैनिंग क्या होता है, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को तेजी के साथ में स्पेसिफिक नेचर में छांटते हो, ठीक है, मतलब कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है, उस सूचना को आपको करना क्या है, एक तरीके से फाइंड आउट करना है।
आपको सीख करना, तलाश करना आपका, और वो सूचना कैसी है, बिल्कुल स्पेसिफिक है, विशिष्ट सूचना है आपकी, ठीक है, किसी खास पर्पस के लिए है, किसी खास उद्देश्य विशेष के लिए वहां पर होती है, जहां पर आप उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी तह तक वहां पर जाना चाहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं बताओ, आपका वहां पर स्कैन करना वहां पर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बात किसकी करते हैं, आपका स्किमिंग की करते हैं, तो स्किमिंग में इंफॉर्मेशन है उसको आप डीप लेवल पर स्पेसिफिक मैनर पे नहीं ले जाते हैं, यहां ये कैसा होता है, आपका जेनेरिक होता है, ठीक है, मतलब एक सिंपल मैनर में उस चीज को तलाश करने की बात वहां पर की जाती है। अब स्किम और स्कैन दोनों वर्ब हैं, दोनों में जब आपने इन्फ्लेक्शन आईएनजी जोड़ा है तो लास्ट का जो आपका अक्षर है वो क्या रह रहा है बताओ, देखिए आपका वहां पर डबल हो रहा है। स्किमिंग का मतलब है जैसे आपकी नजर गई, हैव अ ग्लिम्स, आप जल्दी जल्दी देख के आगे निकल गए, ये आप क्या कर गए वहां पर, स्किम कर गए, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी छूट गई, ठीक। सामान्य स्थिति में सरसरी नजर पे ये कह सकता हूं, सतही तौर पर सरफिशियल जो लेवल है वहां पर इसे आपको बोलना पड़ता है, ये किसमें चला गया, स्किमिंग। लेकिन जब आप डीप नेचर की बात करते हैं, गहरे स्तर की बात वहां पर करते हैं, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। आप कोई चीज स्कैन करते हैं तो बेटा स्कैन का मतलब हर एक चीज आ गई, जो था ना उसमें कुछ छोड़ा नहीं। अगर धुंधला आता तो आप दोबारा स्कैन करते हैं, आपकी फोटोस्टेट आप करवा के लाते हैं तो पहले मशीन में वो क्या होती है, स्किम नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, स्कैन। लेकिन आप किसी बुक स्टेशनरी वाली जो शॉप होती है, बुक स्टोर होता है, बुक डिपो होता है, वहां आप जाते हैं तो फटाफट यूं पन्ने पलट पलट के देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप इंसानी मशीन हो, आपको खुद को नहीं पता आपने क्या देखा क्या छोड़ दिया। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, एक मिनट में ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी नहीं है, तो आप स्कैन नहीं कर पाए, आपने उसे केवल क्या किया है, स्किम किया। ये दोनों का होता है सरफिशियल और डीप, जेनेरिक और स्पेसिफिक, ऐसा नेचर आता है। क्वेश्चन नंबर 89 वाला, विजडम इज ब्लैंक गिफ्ट ऑफ नेचर में कौन सा आर्टिकल आएगा सर जी। तो पहली बात तो बेटा जी आपको यह ध्यान रखना है कि मैं तो आपका बेटा के साथ में जी लगा रहा हूं, रीजन वो हिंदी का शब्द आपके लिए, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोले ना सर या मैडम बोले तो उसके साथ में जी नहीं लगाना है, ठीक है। ये सुपरफिशियल एरर आपकी बोली जाती है। फिर कह रहा हूं यहां पर ये खुद आदर सूचक शब्द हैं, इसलिए इसमें अलग से आपको वहां पर किसी रूप में जी की आवश्यकता नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इसमें सर का सर जी कभी ना करें, आपका कभी भी मैडम का मैडम जी वहां पर आपका नहीं करें, क्योंकि ये आपकी ऐसी एरर होती है जो जनरल पकड़ में नहीं आती है, सामने जो सुनता है उसको वहां पर इसमें पता चलता है कि आपने क्या गलती कर दी है, और जो हम इंटेंशनली नहीं करते, इरादे के साथ में वहां पर नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त वहां पर उसे सुपरफिशियल एरर के नाम से जाना जाता। तो बेटा यहां पर दो संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना क्या बनती है कि यहां नेचर है, नेचर मेरे पास में नाउन नंबर 2 है, गिफ्ट मेरे पास में क्या है, नाउन नंबर 1। यहां बीच में आओ क्या बताओ, देखिए आपका प्रेपोजिशन है, ठीक। अगर इसके हिसाब से लेता हूं, जब दो नाउन आपका प्रेपोजिशन से जोड़े जाते हैं तो उस वक्त यहां पर क्या मिलना चाहिए, आपका द मिलना चाहिए। लेकिन बुद्धिमता है वो प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, तो वहां आपको यह देखना है कि बुद्धिमता प्रकृति का दिया हुआ उपहार एक से ज्यादा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। ये अकेला यही थोड़ी, इसके अलावा हो सकता है तो बहुतों में से एक भी हो सकता है, तब उस कंडीशन में यहां देखने को क्या मिलता है, ए। अब ये यूज कहलाता है जेनेरिक और ये यूज क्या कहलाता है, स्पेसिफिक। तो इसे जब भी पूछता है तो अगला एक ऑप्शन को क्या करेगा, ओमिट। जैसे मान लो कि मैंने आंसर की बनाई, मेरी खुद की शीट में ये सवाल है, वहां पर मैं आंसर क्या लिखता हूं, इसमें दा लिखता हूं स्पेसिफिक सेंस के अंदर। लेकिन अगर पेपर सेटर को इसे जेनेरिक सेंस में पूछना है, दा को उठाएगा, वहां से अलग करेगा, ए एन क्रॉस ऐसा लिख देगा, अलग से कोई ऑप्शन डाल देगा, ठीक है। और यहां पर जब आपके दोनों होते हैं तो उस वक्त आपको स्पेसिफिक नेचर में जाना होता है बजाय जेनेरिक के, ठीक है। तो यहां दोनों हिसाब से बच्चे ने क्यों पूछा है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो दा लगाता हूं तो बच्चे को लगा कि सर कहीं हमने ए भी पढ़ा है तो गलत कौन सा, ए वाला है कि दा वाला। दोनों की प्रेफरेंस देख के इसका आंसर वहां पर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑप्शंस देयर। अब अच्छे सवाल आने लग गए। शुरू में कुछ बच्चे जो मुझसे जुड़े उनको लगा सर ये मैन का उच्चारण पूछ रहे हैं, वुमन का पूछ रहे हैं, हमारे काम की चीजें देख लो। आज एक एक सवाल भी आप वहां पर इसमें पढ़ो ना तो आपको 5 से 7 मिनट वहां पर चाहिए होती है। हर सवाल डेप्थ तक चला गया है और ये क्लास के डाउट्स आने का मतलब ये हुआ कि वो क्लास पूरी आपकी कवर हो जाएगी, उसमें कुछ छूटेगा नहीं। यहां बच्चे ने क्या कहा, द क्वेश्चन वर्ड वह प्रश्नवाचक शब्द फॉर ऑल पॉसेसिव फॉर्म्स
सारे स्वामित्व सूचक मालिकाना हक बताने वाले अधिकार सूचक रूपों के लिए, जैसे आपके स्वामित्व सूचक संज्ञा शब्द है, या फिर स्वामित्व सूचक आपके वहां पर सर्वनाम शब्द है, या फिर आपके वहां पर स्वामित्व सूचक विशेषण है, ठीक है, उनके लिए। तो जो क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जो वहां पर इनके लिए काम में आ सकता, मतलब पोजीशन को बताए, स्वामित्व को बताए, तो बेटा वोट है ना, वोट किसको बताता है? ऑब्जेक्ट को बताता है। ऑब्जेक्ट कौन सा आपका वहां पर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पोजीशन नहीं देगा। होम किसको बताएगा? ऑब्जेक्ट को बताएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा बताएगा बेटा आपका वहां पर? इनडायरेक्ट बताएगा। वेयर किसको बताएगा? प्लेस को बताएगा, एक तरीके से एडवर्ब हो जाएगा। तो इसमें अपने पास में राइट आंसर क्या है? हुज, जिसे आप क्या पढ़ते हैं? किसका, किसकी, किसके। रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। तो ये जो पार्ट है ये पोजीशन को शो करता है आपका, उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता। अभी तक मैं इसकी तय तक नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं यहां पर सरफिशियल नेचर में आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा? पोजीशन। मालिकाना हक बताने वाला, या फिर आपका वहां पर अपने पास में स्वामित्व सूचक या अधिकार सूचक है, उसको बताने वाला। तो जब भी इसे पूछा जाए ना, तो प्रॉपर वे में आपको केवल और केवल पॉजेसिव फॉर्म्स यहीं तक सवाल डिनोट करके देगा, बाकी जगह नहीं देगा। क्योंकि ये किसी जगह नाउन बने जरूरी नहीं है, किसी जगह प्रोनाउन बने जरूरी नहीं है, हर जगह एडजेक्टिव का काम करे जरूरी नहीं है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक अच्छे लेवल की एग्जामिनेशन में नहीं रखा जाएगा, वहां से इसे हटाया जाएगा। तो अब आपके लिए उम्मीद की जा सकती है बच्चा कि अपने पास में पूछे हुए 10 सवाल। अब हाँ, एक चीज और, आपको कई बार ये लगता है कि सर सवाल आपने खुद ने बना लिए, लिखवा दिए होंगे, आपका बच्चों ने पूछे कि नहीं पूछे। तो बच्चों की भेजी हुई इमेज है, उसे एज इट इज आपके सामने रखा जा रहा है। बच्चे की जो लैंग्वेज आ रही है उसे रखा जा रहा है। बच्चे ने जो ऑप्शन आगे पीछे किए, सवाल है उसको फ्रेम करने में दिक्कत की है, उसको यहां एक्सप्लेन करके आपको वहां पर दिया जा रहा है। बीच में हो सकता है बेटा कभी 1 या 2 दिन का गैप लगे, वो आपका हेक्टिक शेड्यूल की वजह से होता है, तो उसको आपको मैनेज वहां पर करना है। आप गौर करेंगे 10वें पार्ट तक अपन चले हैं, मतलब करीब करीब आपके 90-100 सवालों के आसपास आपने वहां पर इसके अंदर सोल्व कर लिए। तो बेटा आज की सीरीज में इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी दोस्तों के लिए यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।